नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके साथ मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस की खास पेशकश शक्ति की समृद्धि। हर हफ्ते एक एक एपिसोड के साथ शक्ति की समृद्धि की हमारी कोशिश रहती है कि जो भी महिलाएं हमारे चैनल को यानी कि अमर उजाला दी बोनस को देखती हैं वो वित्त जगत में और ज़्यादा सक्षम होती हुई हमें नजर आ सके। हमारे पास जो तमाम आंकड़े आते हैं, महिलाएं किस तरीके से निवेश कर रही हैं, किस तरीके से बचत कर रही हैं, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग किस तरीके से कर रही हैं, हम चाहते हैं कि दिन ब दिन वो आंकड़ा और मजबूत होता हुआ हमें नजर आए। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, एक बहुत ही ज़रूरी पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव का जो है डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। हर महिला के जीवन में आता है शादी। भारत में महिलाओं की शादी की औसत उम्र लगातार बढ़ रही है, ऐसा नोटिस किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि अब महिलाएं 22 से 23 साल की उम्र की बजाय 24 से 26 के आसपास शादी कर रही हैं। एक एवरेज आंकड़ा है। इसका मतलब है कि उनके पास अपने करियर और फाइनेंस को मजबूत करने का ज्यादा समय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाएं इस समय का सही इस्तेमाल कर रही हैं? क्या वाकई में हर बार शादी देर से करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, फिर उसके कुछ नफा नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। खैर, हैदराबाद की रहने वाली नेहा के घर में जब शादी की बात चली तो उन्होंने क्या किया, पहले ये देखते हैं। 29 साल की आईटी प्रोफेशनल नेहा भसीन जब 25 की थी तब घर में उनकी शादी की बात चली। नेहा ने तब शादी को 2-3 साल के लिए टाल दिया और अपने करियर और फाइनेंस पर फोकस किया। उन्होंने 25 साल की उम्र में एसआईपी शुरू की, हेल्थ इंश्योरेंस लिया और एक टर्म प्लान भी खरीदा। आज जब वो 29 साल की हैं और शादीशुदा हैं, तब उनके पास 10 लाख का निवेश कॉर्पस है और मेडिकल इमरजेंसी की चिंता भी नहीं है। शादी के बाद भी उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बरकरार है। तो देखा आपने किस तरीके से नेहा ने जो है अगर शादी का फैसला टाला, देर से लिया, तो उन्होंने किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव भी किया। आप भी कैसे कर सकते हैं, इसी पर आज का शो है। ऑन द शो आपके लिए और क्या क्या है ये आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देर से शादी कैसी हो, फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर शादी का फैसला आप टाल रहे हैं थोड़ा सा, तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को किस तरीके से तब तक आप मजबूत कर सकते हैं। महिलाओं के लिए निवेश की शुरुआत कब और कैसे होनी चाहिए, किस उम्र में जो है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर ही देनी चाहिए और किस तरीके से किस किस जरिए से आप जो है अपनी निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों है सबसे ज़रूरी, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, क्यों ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जब भी कोई महिला अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके आगे बढ़ती है। तो इसके अलावा टर्म प्लान की क्या है सही उम्र, कितनी हो कवरेज, टर्म प्लान लेना क्यों ज़रूरी है। आप शादी कर रही हैं, देर से कर रही हैं या फिर शादी ना करने का फैसला लिया है, लेकिन टर्म प्लान की क्या कुछ अहमियत आपके जीवन में है, इस पर चर्चा करेंगे। कैसे करें एसआईपी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आप कैसे कर सकती हैं, सिप के थ्रू, छोटे छोटे अमाउंट के थ्रू अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ आप कैसे क्रिएट कर सकती हैं। ऐसे मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। शक्ति की समृद्धि में तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी बहुत ही बेहतरीन गेस्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की शक्ति की समृद्धि में। सबसे पहले तो सवाल मैम, ये जो नेहा की छोटी सी कहानी हमने देखी, नेहा ने अपनी शादी का फैसला जो है थोड़ा सा टाल दिया। शादी की एज कम थी, जब उनके घर में बात चली उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ मैं 2-3 साल बाद शादी करती हूँ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करी, तमाम चीज़ें, अपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, टर्म प्लान लिया। मैम, क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है सबसे पहले तो नेहा की इस छोटी सी शॉर्ट स्टोरी से? दिव्या, ये जो पूरा जो डेमोग्राफिक चेंज आया है हमारे देश में, पर्टिकुलरली इंडिया की हम बात करेंगे क्योंकि ग्लोबली तो पहले से सब कुछ बहुत डिफरेंट था इंडिया से। हमारे यहाँ पहले 18 से 20 साल में शादी कर दी जाती थी। अब फिर थोड़ा बढ़ा एज, और अब आपने हालांकि कमी बताया है, अभी भी जो ऑन एन एवरेज जो एज है, मुझे लगता है 26 to 28 अब एक नॉर्मल लड़कियां की शादी की एज हो चुकी है, एटलीस्ट इन अवर मेट्रो सिटीज। और इस दौरान ये जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग और ये जो पूरी बात कर रहे हैं अराउंड द फैक्ट कि शादी लेट हो रही है तो वो किस तरह करें, तो उसमें काफी सारे उसके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, बहुत सारे नजरिए हैं उसको देखने के। एक तो है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ाई करती है। मान लीजिए कि वो डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, तो 23 से 24 साल तक तो उनकी पढ़ाई खत्म होती है, फिर 1-2 साल वो जॉब करना चाहती हैं और फिर उनकी शादी होती है। तो उसमें वो अपने करियर को एक
पर्टिकुलर पड़ाव तक पहुंचा के शादी करना चाहती है, तो उसमें वो जरूरी नहीं है कि बहुत कोई रकम बहुत इकट्ठी कर पाए, मगर हाँ, आत्मनिर्भर जरूर हो जाती है, वो किसी पे डिपेंडेंट बाद में नहीं रहती है। और उसके उनको अपने खुद के भविष्य के लिए, अपने पति के लिए, जैसे आज तक होता है, पहले आप पिता पे डिपेंडेंट है, बाद में आप पति पे डिपेंडेंट है, वो जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है। तो जो अपने भविष्य को अपने बल पर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेके आत्मनिर्भर होना चाहती है, उस वजह से ये जो एज गैप बढ़ रहा है, आई थिंक ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। हमारे देश में जिस तरह से महिलाओं के प्रति जितने भी हम देखते हैं, वेरी सैड टू सी, बट ऐसे ऐसे वाक्य हो जाते हैं क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है देश को और सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर और अवेयर रहेंगी, उतना ही देश भी आगे चल के स्ट्रांग होगा। तो आत्मनिर्भरता ही एक बड़ी बात है। एक पैसा अगर जमा कर सके तो ठीक है, वरना वो खुद ही एक जीता जागता पूरा कमाई का अपना उठा के पहल आगे नए जीवन में प्रवेश करती हैं। तो फैमिली जो जिसको वो ज्वाइन करती हैं, जिस भी लड़के से वो शादी करती है, वो ऑटोमेटिकली एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ कदम रख चुकी होती हैं। और जो आजकल इन्फ्लेशन का जो दौर है और जिस तरीके से खर्चे हैं, जिस तरीके से हमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जिस तरह की पर हर महीने जो रकम चाहिए, वो जब तक दोनों लोग कमाएंगे नहीं, वो अचीव भी नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये सभी बहुत जरूरी है। ठीक है। और जैसे कि मैम ने कहा कि देर से शादी कर रही हैं महिलाएं, खासकर कि भारत की बात करें तो अपने आप को जो है सशक्त कर लेती हैं, किस तरीके से पैसे कमाने हैं, बचाने हैं, निवेश करने हैं, वो तमाम चीज़ें उन्हें बेहतर तरीके से आ जाती हैं। उसके बाद वो शादी के बंधन में बनती है, फिर दो लोग मिलकर जो है अपने इस मैरिटल लाइफ को आगे ठीक तरीके से बढ़ा सकते हैं। तमाम चीज़ों पर मैम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार लोगों को आंकड़ों के थ्रू दिखा देते हैं कि किस तरीके से भारतीय महिलाएं जो है अब किस एवरेज एज में जो है शादियां कर रही हैं। 2023 का ये डेटा है SRS का, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। उसके मुताबिक हम लेकर आए हैं 2019 में देखें शादी की जो है एक एवरेज एज इंडिया में 22 साल के आसपास थी, जिसमें शहर की जो महिलाएं थी वो 23 साल की उम्र में जो है शादी कर रही थी, और जो ग्रामीण इलाकों की, छोटे शहर हो गए या फिर ग्रामीण इलाके हो गए, 21 साल में उनकी शादी करा दी जाती थी। 2020 अगला साल आया, एवरेज एज जो है ओवरऑल देश में शादी की 22 साल 7 महीने के आसपास जो है निकल कर आई, जिसमें कि शहर की जो महिलाएं हैं वो 23 से 24 साल के बीच में शादी कर रही थी, और गांव की जो महिलाएं हैं वो 22 से 23 साल के बीच में शादी कर रही। इसी तरीके से आंकड़ा जो है साल दर साल आगे बढ़ता रहा, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो उम्र है, एक औसत उम्र शादी की, वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां 2019 में 22 साल एवरेज एज चल रही थी महिलाओं की शादी करने की भारत में, वो 2023 आते आते 22 से 23 साल जो है हो चुकी है। और अगर हम बात करें 2026 की, तो जैसे कि पूनम मैम ने कहा भी कि अब जो वो एक एवरेज एज का आंकड़ा है वो 26 से 28 के बीच में आराम से हो चला होगा। ये हम अपने आसपास भी देखते हैं। मैम, हमने ये तो बात करी किस तरीके से महिलाएं जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद को कर लेती हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती हैं जब देर से शादी करने के फैसले लेती हैं, लेकिन मैम क्या हर केस में हर बार जो है महिलाओं के लिए फाइनेंशियल रूप से जो है ये जो फैसला है देर से शादी करने का फायदेमंद ही साबित होता है, फिर इसके कुछ नफा नुकसान भी है? देखिए, हर ही चीज के नफा और नुकसान तो हमेशा ही बने रहते हैं। एक कॉइन के दो हिस्से तो हमेशा ही होते हैं। तो फायदे तो हैं और नुकसान भी हैं। फायदे हम जो बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि आप आर्थिक रूप से सशक्त हो जाते हैं, बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, आप और मेच्योर हो जाते हैं चीजों को समझने में। उससे रिलेशनशिप भी अच्छी मैनेज होती है, बिकॉज जिस तरीके से डिवोर्स के भी आंकड़े आते हैं फिर और ये सब चीजें भी साथ में शामिल होती है, जब आप शादी रिलेटेड बात करते हैं। और इसके नुकसान जो है वो मेनली ये हो सकते हैं कि जो फैमिली लाइफ है वो लेट शुरू होती है। यानी बच्चे, अगर आप लेट शादी कर रहे हैं तो लेट बच्चे होंगे। तो जब लेट बच्चे होते हैं तो जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू जो प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। वो एक मुद्दा बहुत मतलब एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरत है। तो और जो लड़की एक पर्टिकुलर एज के बाद, समझो 30 के बाद वो शादी करे, 28 के बाद शादी करे, शी इज ऑलरेडी यूज टू सर्टन
वे ऑफ लिविंग, अपना इंडिपेंडेंस से वो जीने की उसको जो आदत पड़ जाती है, वो फिर वो बाद में डिपेंडेंट होके या किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जीने में, एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो भी एक बहुत बर्निंग इश्यू है इस पर्टिकुलर एज का, कि जब लेट शादी होती है तो इस तरीके की चीजों को कैसे टैकल किया जाए, जो भी एक्चुअल है बहुत प्रॉब्लम। तो हर ही चीज का फायदा भी है तो दिव्या नुकसान भी है। बिल्कुल मैम। मैम वैसे जो भी महिलाएं, खासकर कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, 25 से 30 साल की उम्र में जो महिलाएं शादी की प्लानिंग कर रही हैं, उन्हें अपने करियर के साथ साथ जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? क्या कुछ स्टेप होनी चाहिए? मतलब क्या कोई बेसिक रोड मैप है जिसे हर वर्किंग वुमेन फॉलो कर सकती है, खासकर कि वो जो कमा भी रही हैं? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के जो बेसिक 6 स्टेप्स हैं वो तो हर एक को ही फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो। जिसके अंदर हम प्राइमरीली बात करते हैं इमरजेंसी फंड्स की, उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस की, बाद में लाइफ इंश्योरेंस की, और उसके बाद में हम अपने गोल को मैप करते हुए हमारे जो डे टू डे इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम किस तरीके से एड्रेस करेंगे। तो ये सारी ही प्लानिंग, आप शादीशुदा हैं या ना है, आपको बिल्कुल वैसे ही बरकरार रखनी है। यहाँ एक बात और देखने वाली है दिव्या की, हमारी कंट्री में जो शादी का पूरी जिम्मेदारी है, जी। खर्च की समझ लीजिए या काम की समझ लीजिए, तो वो लड़की हो चाहे लड़के हो, मोस्टली जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो शोल्डर करते हैं। मतलब लड़की खुद अपने शादी का खर्चा उठाएगी ऐसा तो बहुत कम होता है। हाँ, होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता, बट मुझे लगता है 70 to 80% तो फैमिली ही वो ऑलरेडी तैयारी कर चुकी होती है। जो हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में चिल्ड्रन गोल की बात करते हैं, वहाँ पेरेंट्स का ये गोल होता है कि वो अपने बच्चे की शादी किस तरीके से करेंगे। तो जो लड़का या लड़की खुद के लिए जब करियर में आगे बढ़ के कमाना शुरू करते हैं तो वो सिर्फ खुद के लिए ही कमाते हैं, उनको उससे शादी से कोई संदर्भ नहीं है। और हर एक का गोल जो है फिक्स्ड है, काइंड ऑफ अदर देन फ्यू गोल्स, कि भाई अब शादी नहीं है तो शादी भी होगी, घर भी लेना होगा, गाड़ी लेनी होगी, बच्चे पैदा होंगे। तो इन्हीं गोल्स की वो चाहे तो अभी से शुरुआत कर सकते हैं। पर ये समझ लीजिए कि जो हम शादी के बाद सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे वो थोड़ा चेंज हो सकता है। बिकॉज आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, तो आपका वो सब खर्च नहीं है। तो आप अपनी इनकम की काफी ज्यादा रकम सेव कर सकते हैं, रादर देन जस्ट स्पेंडिंग इट रैंडमली। तो जब आप सेविंग ज्यादा कर सकते हैं तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर सकते हैं, और आपका जो गोल आगे आने वाला है जिसमें आपको बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के साथ देना ही होगा एज अ फैमिली, बच्चों का गोल होगा, घर का गोल होगा, तो आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है डिफरेंस सिर्फ इतना होना चाहिए बिफोर मैरिज जो सेविंग करें, कि आप शादी के बाद हम कहते हैं कि आप 25 to 30% मैक्सिमम सेविंग कर सकते तो करिए। तो वही आंकड़ा शादी के पहले 50-55% हो सकता है। ठीक है मैम। इस तरीके का रोड मैप जो है हर वर्किंग वुमेन खास करके फॉलो करके चले तो बेहतर तरीके से सेव कर पाएंगी शादी की प्लानिंग, और अपनी शादी के बाद के लाइफ की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगी। मैम अगर एसआईपी की बात करें म्यूचुअल फंड्स में, तो महिलाओं को कब से अपनी पहली सैलरी से ही क्या सिप करना शुरू कर देना चाहिए, और अगर वाकई करना चाहिए तो अमाउंट कितना रखें, किस तरीके के फंड्स का जो है चुनाव करें? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, अभी फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिस दिन से कमाई करना शुरू करें उस दिन से बचत करना शुरू करें। आप महिला हैं और जाके आप किसी पुरुष से शादी करेंगी और उनके घर में रहेंगी, दैट डजंट मीन कि आपको सेविंग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त करना है और इंडिपेंडेंट बनाना है तो सेविंग्स तो चाहिएंगी ही। तो आप जिस दिन से कमा रहे हैं उस दिन से सेविंग्स करें। और जैसे मैंने कहा कि मोर देन 50% आप अपनी इनकम को सेव कर सकती हैं, क्योंकि आप डिपेंडेंट खुद है, किसी के अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका कॉर्पस में कंपाउंडिंग का मैजिक आप देख पाएंगी। क्योंकि अल्टीमेटली खुद के रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको खुद करनी, ये हम हमेशा कहते हैं। तो अगर आपने 10,000 रुपये मासिक एसआईपी एक बेयर मिनिमम अमाउंट से करनी शुरू करी और 20 ही साल करिए तो आपका 1 करोड़ बनेगा। वही अगर आपने 25 साल किया तो अंदाजन 2 करोड़ बनेगा। हालांकि आपने पीरियड खाली 5 ही साल बढ़ाया है। 5 साल बढ़ाने से जो कंपाउंडिंग का फैक्टर है वो बहुत बहुत बेहतर उठ के आता है, बिकॉज जितना लंबा पीरियड होगा उतना कंपाउंडिंग बेहतर होती है। और वही अगर आपने 30 वर्ष करी तो आप 3.5 से 4 करोड़ भी बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। और ये है 12% रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन। तो
तो जब आप 25 साल की उम्र से कमाना शुरू कर देते, हो सकता है आपकी शादी 30 साल में हो, 32 साल में, मगर आप सेविंग्स करना शुरू कर दे 25 साल से, तो आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो बहुत बेहतर बनेगा। और जो शादी के बाद या लाइफ में आगे जो भी आपको जरूरतें पड़ेंगी फाइनेंशियल नीड्स के लिए, उसमें आपको बहुत कभी भी आपको डेट नहीं लेना पड़ेगा, आप कभी कर्ज में नहीं डूबेंगे, लाइफ विल बी वेरी वेरी स्मूथ। तो आपको जो है कि जिस दिन से कमा रहे हैं उस दिन आप एसआईपी शुरू करें। मगर एसआईपी से पहले इमरजेंसी फंड बनाएं, और उसके बाद आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, और उसके बाद एसआईपी। ठीक है मैम, उसके बाद एसआईपी जो है शुरुआत उसकी कर सकते हैं। मैम यही सवाल मेरा अगला भी था कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को लेकर अक्सर जो है कंफ्यूजन रहता है। आपने कहा कि सबसे पहले इमरजेंसी फंड तैयार करें, उसके बाद अपने आप को इंश्योर करें, उसके बाद अपनी निवेश की शुरुआत करें। लेकिन जो मैम इंश्योरेंस वाला जो स्टेप है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को लेकर जो है कंफ्यूजन, आप इसको थोड़ा सा दूर कीजिए एक तो। और एक जो अनमैरिड लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनको सबसे पहले किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस को या फिर टर्म प्लान को? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस है जो फैमिली को सिक्योरिटी देता है कि आपके न रहने पर आप जो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे वो वैसा का वैसा फैमिली को मिलता रहे। और जो इमोशनल कमी है वो तो भले दूर नहीं होगी, मगर आपकी न रहने पर आपकी जो इंश्योरेंस है वो फैमिली को फाइनेंशियल कमी कभी ना महसूस होने दे। बिकॉज जब तक आप जीते हैं तब तक आप कमाते हैं और फैमिली के नीड्स के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है। ये प्योरली एंड प्योरली फॉर फैमिली सिक्योरिटी होता है। अब आप मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है और आप के पिताजी अच्छा कमा रहे हैं, भाई अच्छा कमा रहे हैं, और किसी भी तरीके की डिपेंडेंस आपकी कमाई पे नहीं है, आप अपनी कमाई सिर्फ अपने खुद के लिए सेव कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको टर्म इंश्योरेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेम थिंग अप्लाइज फॉर बॉयज ऑल्सो। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती और अगर उनपे कोई डिपेंडेंस नहीं है या कोई लोन फैमिली ने नहीं लिया है उनके नाम पे, सेम तो गोज विद गर्ल ऑल्सो। अगर कोई तरीके का लोन का रीपेमेंट नहीं हो रहा है उसकी कमाई से, तो डेफिनेटली बिल्कुल भी टर्म इंश्योरेंस में 1 रुपया भी आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस इज ओनली फॉर फैमिली सिक्योरिटी जब आप ना रहें। और उसके लिए आप जिस दिन से आपके ऊपर डिपेंडेंस हो उस दिन से खरीदें, और जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक उतने ही पीरियड के लिए लें। ये काफी स्मॉल टिप्स हैं कैसे टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। मगर हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मस्ट हैव। आपकी शादी नहीं हुई है तो मैं ये समझती हूँ अब जितनी अवेयरनेस बढ़ चुकी है फाइनेंशियल लिटरेसी की, उसमें आपके पेरेंट्स ने जरूर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ले ली होगी। तो आप ये पता करिए कि आप अपने पेरेंट्स की एक फ्लोटर जॉइंट फैमिली इंश्योरेंस का हिस्सा हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत लीजिए, क्योंकि 26 साल की उम्र के बाद आपको अपनी इंडिविजुअल लेनी ही पड़ती, चाहे आप एक फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस का हिस्सा हो। क्योंकि जो बढ़ते खर्च हैं फॉर हेल्थ इंश्योरेंस और जो बढ़ती बीमारियां हैं, जिस तरीके से माहौल में हम रह रहे हैं, लाइफ स्टाइल डिजीजेस भी बहुत हैं, तो जितनी जल्दी इंश्योरेंस लेंगे उतना आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। और हेल्थ एक ऐसी इमरजेंसी है दिव्या, जिसके को संभालते हुए कई बार हमारी सेविंग्स भी पूरी यूज अप हो जाती है या लोन भी लेना पड़ सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लगता है कि नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए आप। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मस्ट हैव। कोई भी हो, चाहे आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, जितना जल्दी हो सके अपने आप को इंश्योर करें, हेल्थ कवर लेकर ही आगे बढ़ें। चलिए मैम, कुछ कॉलर्स के सवाल लेना शुरू करेंगे और शुरुआती जो सवाल है वो टर्म प्लान पर, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पर ही है। रुमा हुसैन जी का सवाल लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली से ही सवाल भेजा है इन्होंने। टर्म इंश्योरेंस पति या बच्चों के लिए सही माना जाता है, ये कह रही हैं। अगर मैं शादी नहीं करती तब भी इसे लेना क्या मेरे लिए जरूरी है? मुझे लगता है मैम इसमें आपका जवाब ना होगा। या ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि टर्म इंश्योरेंस पति या बच्चों के लिए टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं है। आई विल लाइक टू करेक्ट यू हियर रूमा जी कि बच्चे अपनी फैमिली के फाइनेंशियल खर्चों के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते, उनके लिए टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। उनके लिए इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट लेना ही है तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट लें जो उनके फ्यूचर में उनकी पढ़ाई के लिए हमें इस तरह की मैच्योरिटी वैल्यू दे, जो हमें काम आए।
तो टर्म इंश्योरेंस जो घर में ब्रेड विनर हैं, जो कमाते हैं, उनके लिए तो मस्ट हैव है ही। वुमेन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उन वो है तो वो किसी न किसी, चाहे वो अगर कमा नहीं रही हैं, होम मेकर हैं, तो भी उनके रहने से घर के काफी सारे खर्च वो मैनेज करती हैं। उनके न रहने पर आप सोच के चलिए कि अगर घर में एक लेडी नहीं होगी जो होम मेकर है, तो खाना बनाने वाली रखनी पड़ेगी आपको, घर की केयर टेकर रखनी पड़ेगी, घर में अगर ओल्ड पेरेंट्स है तो उनको संभालने के लिए केयर टेकर लगेगा, तो वो इनडायरेक्टली फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। मगर शादी इज नॉट अ व्हाट यू से एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, आपके ब्रदर सिस्टर आपके डिपेंडेंट है, आपकी कमाई के लिए डिपेंडेंट है, तो जरूर आपको लेनी चाहिए। सो ये केस टू केस निर्भर करेगा। आप एक जेनरिक इसके लिए एक राय नहीं बना सकते कि मेरी शादी नहीं हुई तो मैं टर्म इंश्योरेंस ना लूं। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु राठौर जी के सवाल पे जयपुर से सवाल पूछ रही हैं, कह रही है क्या अनमैरिड रहने तक मैं अपने पिता की हेल्थ पॉलिसी में शामिल हो सकती हूँ? मैम क्या ये पॉसिबल है? किस एज तक ये अपने फादर की हेल्थ पॉलिसी में शामिल हो सकती हैं, अगर हो सकती हैं तो आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का हिस्सा रह सकते हो जब तक आप 26 साल के होते हो। एक बार आपकी 26 साल उम्र हो गई, उसके बाद में आपको शादी हुई हो या ना हुई हो, आपको उस पॉलिसी से अलग एक इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ेंगे, और भी सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से आप अपने सवाल शक्ति की समृद्धि के लिए हमें भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है, अपना व्हाट्सएप खोलना है, उस पर हमारा जो नंबर है 9354027995, उस पर जाइए, शक्ति लिखिए, अपना सवाल लिखिए इसके आगे और हमें तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके अलावा फेसबुक पर या फिर एक्स हैंडल पर भी आप अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। चलिए शो को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी सहयोगी अंजलि के पास, जो बता रही हैं कि भारत के किन राज्यों में महिलाएं देर से शादी करने का निर्णय लेती हैं और किन राज्यों में महिलाओं की शादी जल्दी हो रही है, यानी छोटी उम्र में की जा रही है। अंजलि। बहुत शुक्रिया दिव्या। और देखिए कुछ डेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं और आप उस डेटा के जरिए समझेंगे कि किस राज्य में महिलाएं जो हैं किस एज तक शादी कर रही हैं। एवरेज एज जो है वो इसमें ली गई है, किन राज्यों में देर से शादी कर रही हैं महिलाएं। अगर हाईएस्ट की अगर हम बात करें राज्यों की, 3 राज्य हैं। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एज नंबर है वो 26 से 27 साल, यानी कि 26 से 27 साल के बीच में महिलाएं जो हैं यहाँ पर शादी कर रही हैं। इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो एवरेज नंबर जो लिया गया है का वो 24 से 25 साल तक के बीच का है। हिमाचल प्रदेश में भी 24 से 25 साल तक का जो नंबर है, एज है, वो ली गई। ये एवरेज नंबर है वो इसमें लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए लोएस्ट की अगर हम बात करें, लोएस्ट राज्य बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है वो लिए गए हैं। एज ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो एज यहाँ पर जो रखी गई है, एज जो यहाँ पर ली गई है वो 21 से 22 साल तक के बीच की है, यानी कि बिहार में 21 से 22 साल तक महिलाएं जो हैं वो शादी कर रही हैं। झारखंड की बात करते हैं तो 21 से 22 साल, यहां पर भी जो एवरेज एज है वो 21 से 22 साल तक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहां पर 21 से 22 साल एवरेज एज जो है वो यहां पर कैटेगराइज की गई है, यानी कि जो एवरेज एज है यहां पर महिलाएं इस एज तक शादी कर रही हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। आगे बढ़ेंगे, मैम के पास चलते हैं। मैम जो ये डेटा भी अंजलि ने दिखाया, दिल्ली ले लें, जम्मू एंड कश्मीर ले लें, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ले लें, महिलाएं यहाँ पर देर से, लेट एज में जो है, ओल्ड एज में, थोड़ा सा एल्डर एज में शादी करने का निर्णय ले रही हैं। वहीं हम देखें जो और शहर हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ पर महिलाओं की शादी जो है जल्दी कराई जा रही है। मैम आपको क्या लगता है, इस डेटा को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगी, कैसे देख रही हैं कि ये जो छोटे शहरों की महिलाएं, खासकर की टियर 2 सिटी हो गया जहाँ पर जल्दी इनकी शादी कराई जा रही है, वो कैसे खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फिर लेस डिपेंडेंट बना सकती हैं? दिव्या, पहली बात तो ये डेटा 2023 का है, जो मुझे लगता है इसमें काफी बदलाव आया होगा। अभी कोई भी 25 से 26 साल से पहले शादी नहीं कर रहा है। आई थिंक वी नीड टू रीलुक एट द डेटा। लेट शादी होने का, जैसे हमने डिस्कस किया, एक ही कारण है कि जिस तरह से शिक्षा की तरफ, लोग शिक्षित होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें कोई ना कोई तरीके से एकदम रेडी रहना है, करियर बनाना है, वो बहुत जागरूकता बढ़ गई है। उस वजह से ये जो मिनिमम एज है वो बढ़ गई है। बिकॉज आपने देखा है कि बीकॉम या फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है, जो ग्रेजुएशन है, वो खत्म होते होते 21 साल हो जाते हैं और उसके बाद में कोई भी तरीके का स्किल डेवलपमेंट करना है, कोई डिप्लोमा करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो कम से कम उम्र 25 साल हो जाती है। उसके बाद इतना पढ़ लेते हैं तो लगता है कि कोई जॉब थोड़ा बहुत कर लें,
प्लेसमेंट ले लें, तो ऐसे करते करते 25-26 साल तक जो मिनिमम एज है वो हो चुकी है। तो जो शहरों में अभी भी कम दिखाई देती है, यू आर राइट, कि कुछ शहर अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे एज कम है शादी की, तो उसका कारण यही है कि वहाँ अभी भी सबसे पहला कारण मैं जो समझती हूँ ना, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन दोज प्लेसेस। अगर वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जो शहर का माहौल है वो वुमेन के लिए पॉजिटिव नहीं है किसी भी तरीके का, वहां पे उन्हें डर रहता है, तो जल्दी से पेरेंट्स उनकी शादी करवा देते हैं ताकि वो सेफ एंड सिक्योर रहे। और वहीं आप एक केरला का एग्जांपल लें, जो शहर केरला है साउथ में, उसमें हमेशा से एज बढ़ी रही है और वहाँ पे 100% लिटरेसी है। पढ़ाई को वहाँ ज्यादा महत्व देते हैं और वो बहुत सेफ एंड सिक्योर सिटी है। तो जो छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 में, हाँ मैं मानती हूँ अभी भी शादी बहुत जल्दी उम्र में करा दी जाती है, बिकॉज वहाँ जो शिक्षा की जो पहल है वो थोड़ी कम है। और वो लेडीज को जो इंडिपेंडेंट बनाने की अगर आप बात करें, तो हाँ ये जागरूकता भी बढ़ रही है। शादी के बाद भी महिलाएं पढ़ाई जारी रख के अपना करियर बनाती है। और बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, जिसके तहत उन्हें खुद के में एंटरप्रेन्योरशिप करके एक लोन उठा के वो अपना घर में काम शुरू, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। तो उन्हें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली किसी भी तरीके से बनना हो दिव्या, चाहे आप जॉब करके करियर बनाएं, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बहुत कोर्स करे, शिक्षा बहुत जरूरी है, आपके पास किसी न किसी तरीके की स्किल बहुत जरूरी है, तभी आप इसमें एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज लाइफ लॉन्ग आप अपने घर के जो भी कमाने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप डिपेंडेंट होकर रह जाएंगे। ठीक है, तो शादी के बाद भी अगर आपके पास इस तरीके का एक्सपोजर है, कोशिश करें, जैसे कि मैम ने कहा सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जहाँ पर स्किल शार्पिंग प्रोग्राम्स होते हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें आप भाग ले सकती हैं, अपने आप को छोटे स्तर से लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकती हैं। कुछ और सवाल लेंगे मैम व्यूअर्स के और कॉलर्स के। अंजना कौशिक का सवाल लेते हैं गाजियाबाद से। कह रही है मैं 28 साल की हूँ, अगले साल मेरी शादी है। देखिए वही बात आ गई 26 से 28 जो एवरेज एज की बात हो रही थी आज के टाइम में 2026 में खास करके। कह रही है मैं शादी के बाद करियर ब्रेक लूंगी, तो कैसे प्लानिंग करूं? मैम शादी से पहले ही इन्हें किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए अगर शादी के बाद जो है करियर ब्रेक लेने की बात कर रही हैं? Now this is a wonderful question दिव्या, और यही एक सही मुझे लग रहा है कि रीजन है क्यों सेविंग्स करनी चाहिए। देखिए अब डेमोग्राफिक पूरे चेंज हो चुके हैं। अब आप पुरुषों पर, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपनी प्लानिंग खुद कर रहे हैं। तो आपने जो इनिशियल ईयर्स में सेविंग करी है उसे आप यूज अप करिए, क्योंकि वुमेन और मेन में ये एक मेजर डिफरेंस है कि आपको करियर में ब्रेक लेने पड़ते हैं, कंपल्सरीली लेने पड़ते हैं। आपको कहता नहीं है पर वो आते हैं। जैसे शादी के बाद थोड़ा ब्रेक हो जाता है क्योंकि आपका कल्चर बदलता है, आप दूसरे घर जाते हैं, तब आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद में जब बच्चा होता है तब आप मैटरनिटी लीव लेके थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर दूसरा बच्चा होता है। साथ ही घर में यानी आपके पेरेंट्स या आपके ससुराल के पेरेंट्स में किसी को भी कोई तरीके की मेडिकल जरूरत होती है, तभी भी वुमन ही एक ब्रेक लेती है, बिकॉज शी इज द प्राइमरी केयर गिवर, ऐसा भगवान ने उन्हें बनाया है। तो आपके लाइफ में करियर ब्रेक्स आते रहेंगे, तो आप उसकी प्लानिंग, इसीलिए वुमेन की फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होती है और मेन की अलग होती है। इसलिए हमने पहले भी कहा कि यूनिक कुछ भी नहीं हो सकता, एवरी प्लानिंग इज डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट पर्सन। तो आप को अपने इमरजेंसी फंड्स को बहुत सशक्त रखना होगा। कम से कम, चाहे आपकी शादी नहीं हुई हो, आप अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हो, मगर फिर भी एक इमरजेंसी फंड जो है आपका कम से कम 6 से 7 महीने का होना ही चाहिए, जिसके वो इतना होना चाहिए कि आप अपने जो भी EMIs जा रहे हैं, आपकी SIP जा रही है, आपके जो रिकरिंग खर्चे जा रहे हैं, वो सब उससे पूरे हो सके, ऐसा आपको एक फंड तैयार रखना है। तो आप बहुत आराम से शादी के बाद करियर में ब्रेक ले सकते हैं, मगर बहुत सोच समझ के ब्रेक लीजिएगा, बिकॉज आजकल जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है उसमें बहुत लंबे लंबे ब्रेक्स आपके लिए नेगेटिव यानी रेड फ्लैग हो सकते हैं। तो हर चीज बहुत सोच समझ के करिएगा अंजना। बट हाँ, करियर ब्रेक्स तो लेने ही होंगे और लेते ही रहेंगे, मगर उसकी प्लानिंग आप पहले से करिए, एक इमरजेंसी फंड रखिए। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट प्लानिंग की स्ट्रेटेजी आप
अपना सकते हैं टू गो थ्रू दिस पीरियड वेरी स्मूथली। ठीक है, तो 6 से 7 महीने का इमरजेंसी फंड किसी को भी अपने लिए जो है तैयार रख लेना चाहिए, खासकर के इस केस में जहां पर आप करियर ब्रेक लेने की जो है सोच रही हैं, चाहे बच्चे के केस में या फिर शादी के केस में भी। आगे बढ़ेंगे, सोनिया बलियान जी का सवाल लेते हैं ग्रेटर नोएडा से। कह रही है मेरी उम्र जो है 30+ है, अगर मैं कुछ समय बाद शादी करती हूँ तो क्या बच्चे की प्लानिंग के लिहाज से मुझे IVF की प्लानिंग करके चलनी चाहिए? मुझे लगता है मैम ये काफ़ी ज़रूरी सवाल और ज़रूरी पहलू भी ऐड करता है इस हमारे शो का, खास करके आज का जो हमारा टॉपिक है। अगर देर से महिलाएं शादी कर रही हैं तो फिर प्रेगनेंसी को लेकर भी काफ़ी सारे इशू आ जाते हैं, वो तो बायोलॉजिकल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एग फ्रीजिंग जैसी जो है टेक्निक्स आजकल आ गई हैं, कई महिलाएं उसके लिए भी ऑप्ट कर रही हैं। इसके अलावा ये जो IVF है इसमें भी बहुत ज़्यादा अब लोग जो है ऑप्ट कर रहे हैं, महिलाएं ऑप्ट कर रही हैं। क्या इसकी भी प्लानिंग, इसके खर्चे की प्लानिंग भी पहले से ही महिलाओं को कर चलनी चाहिए अगर वो इंटेंशनली शादी लेट करना चाहती हैं तो? डेफिनेटली ये एक मुद्दे को तो एड्रेस करना ही चाहिए जब आप लेट शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीजंस हैं, बायोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से, क्योंकि सभी को फैमिली तो चाहिए मगर लेट शादी करते हैं, लेट बच्चा करने की जब बात होती है तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। IVF बहुत कॉमन भी हो गया, बहुत पॉपुलर भी हो गया और उसमें खर्च भी बहुत ज्यादा है। मगर आपने अगर ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी जो IVF का खर्चा उठाएगी तो आपको चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इस तरीके का खर्च उठाने वाली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत कम है, तो आप सोच समझ के ढूंढ के वैसी एक इंश्योरेंस अपने लिए ले सकते हैं। और हाँ दिव्या, आपने जो टच बेस किया एग फ्रीजिंग का, वो भी एक बहुत जरूरी मुद्दा है जब आप लेट शादी करते हैं, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है ये चीजें जरूरी हो जाती है और इसके पीछे भी खर्च लगता है। तो ये खर्च भी आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड करें और इसके लिए बहुत ही कॉन्शियसली डिसीजन लें, ताकि आगे चल के आपको जो फैमिली लाइफ जो आपको शुरू करनी है उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो आप एक फंड अलग से बना सकती हैं इसके लिए, जिसमें आप जिसको एक शॉर्ट टर्म समझ के चलें कि ये गोल तो आपका अगर 30 में शादी कर रहे हैं तो 35 तक होगा, तो वो जो भी आप अभी एज ब्रैकेट में उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके एक रकम अलग से उसके लिए डेफिनेटली अलग कर सकते हैं। बट यस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का भी इसमें आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है मैम, मुझे लगता है मैम तमाम पहलू हमने कवर कर लिए। हमारे कॉलर्स के भी जो क्वेश्चन है काफ़ी इस तरीके के आए थे जिसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर आई डिस्कशन के लिए। एक आखिरी सवाल मैम मेरा रह गया, क्विक आंसर मैं चाहूँगी, समय भी हमारे पास कम है। शादी के बाद किसी महिला को निवेश को लेकर या फिर बीमा को लेकर जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें क्या कुछ बदलाव कर लेने चाहिए? देखिए आजकल तो लड़कियां बहुत पॉपुलरली हमने देखा है कि हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं हमने देखा है कि वो अपने नाम बदलना नहीं चाहते हैं, वो दे वांट टू कंटिन्यू विद देयर मेडन नेम ओनली, सरनेम बदलते नहीं। तो ऐसे में आपको डॉक्यूमेंट्स तो कुछ खास बदलने नहीं है, पर हर जगह आप मैरिड हैं ये बताने के लिए, प्रूफ के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मैरिज रजिस्टर करना चाहिए आपको, क्योंकि सरनेम अलग अलग है तो वो रिलेशनशिप बताने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही नॉमिनेशन हर जगह बदल लें अगर आप चाहते हैं, तो उसमें भी लड़कियां आजकल चाहती है कि मैं मेरे ब्रदर को नॉमिनेट करूं या मेरे फादर को नॉमिनेट करूं, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस है। बट एटलीस्ट आपके हस्बैंड के पेपर्स में आप नॉमिनेशन अपना देख लीजिए। सो नॉमिनेशन एक मुद्दा है जो आपको बीमा के पेपरों में और आपके बैंकों में आपको अपडेट करना चाहिए। साथ ही आपका अगर शहर बदला है तो आपके जो फोन नंबर्स और आपके एड्रेस है वो सब एकदम अपडेटेड होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में KYC अपडेट करनी बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो पेपर वर्क आपका अप टू डेट होना चाहिए फॉर योर स्मूथ जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए ठीक है, तमाम चीज़ें हमने आज उन पर बात करी, किस तरीके से आपको अपना पेपर वर्क जो है अपडेट रखना है। अगर आप शादी देर से कर रही हैं, शादी नहीं कर रही हैं, तो टर्म प्लान आपको लेना है नहीं लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस कब से लेकर चलना है, किस तरीके से आप अगर लेट शादी की जो है प्लानिंग करती हैं तो इस दौरान अपनी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करके आगे बढ़ सकती हैं, खुद को फाइनेंशियली और बेहतर तरीके से इंडिपेंडेंट कर सकती है। थैंक यू सो मच पूनम मैम, आज के शो में आप जुड़ी और आपने इतने ज़रूरी पहलू थे जिन पर आपने अपनी खास और विशेष राय जो हमारे दर्शकों को दी और सवालों के भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जवाब दिए। थैंक यू सो मच मैम।
चलिए, तो देर से शादी करना सिर्फ एक एक पर्सनल फैसला नहीं है, आपका व्यक्तिगत फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल अवसर भी आपके लिए हो सकता है, बशर्ते आप सही प्लानिंग करें, अपने निवेश को, इन्वेस्टमेंट को जल्दी शुरू करें, इंश्योरेंस के साथ आगे बढ़ें। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या फिर टर्म प्लान हो गया, वो आपके लिए लेना कितना ज़रूरी है आपको आज की चर्चा से मालूम पड़ गया होगा। बाकी शक्ति की समृद्धि में फिलहाल इतना ही। इसी तरीके के टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए शो को प्यार देते रहिए। शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।